सुप्रभात बच्चों, आप सभी का आज की हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो आप जैसा कि चित्र देखकर ही समझ गए होंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग व्याकरण का पाठ पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे लेखन शैली को, हमारे भाषा की प्रस्तुति को, भाषा के स्तर को सुधारने का कार्य करती है। कहाँ पर किस तरह से शब्दों का प्रयोग सही तरीके से होना चाहिए, यानी भाषा की जो बुनावट है, सही बुनावट है, वह हमें व्याकरण के माध्यम से पता चलती है। तो चलिए आज का जो ये वीडियो है वह मैं आरंभ करती हूँ। पूरा ध्यान आपका वीडियो की तरफ होना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर देखिए मैंने चित्र रखे हैं। एक चित्र है, वह क्या है, विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं कक्षा में, अध्यापिका जी भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ नीचे मैंने कुछ शब्दों को रखे। तो इन शब्दों को मैंने यहाँ पर क्यों रखा है, आपको इसके बारे में अच्छे से समझा देती हूँ। आप जैसा देख रहे हैं कि कक्षा में बहुत सी चीजें जो है एक है और बहुत सी चीजें अनेक है। जैसा कि मैंने नीचे लिखा भी है एक और अनेक, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे लिखा अध्यापिका। अध्यापिका क्या है, सिर्फ एक है कक्षा में, और बच्चे कितने हैं, अनेक, बहुत सारे। तो यहाँ पर मैंने अध्यापिका लिखा है एक, या लेकिन बच्चे जो है, अगर बच्चे कहते हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि बच्चे माने बहुत से। हाँ, अगर मैं कोई शब्द कहती हूँ जैसे थालियां, अगर मैं थालियां कहूँ तो आपको समझ में आना चाहिए बहुत सी थालियां। हाँ, इसी तरह से बच्चे भी क्या है, यहाँ पर बहुत सारे यानी अनेक है। इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं श्यामपट। श्यामपट कितना है, श्यामपट एक है, श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड। उसी के संग देखिए कुर्सियां जिसपे बच्चे बैठे हुए हैं, दिखाई दे रहा है आप लोग को, तो वो हो गया अनेक, यानी बहुत, यानी अनेक के बारे में हमें बता रहे हैं। ठीक इसी के संग है, दीवार पर देखिए क्या लगी है, घड़ी, टिक टिक करने वाली घड़ी, वह सिर्फ कमरे में एक ही है, तो उसको मैंने एक के सूची में डाला है। लेकिन वहीं पर अनेक में मैंने डाला है पुस्तकें। आप देखिए बच्चों के टेबल यानी मेज पर पुस्तकें हैं, बच्चों के सामने जो कुर्सी है मैम की, उसके सामने टेबल है, मेज है, उस मेज पर भी बहुत सी किताबें हैं। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि पुस्तकें यानी पुस्तकों को हमने जो रखा है यहाँ पर, वह अनेक की सूची में डाला गया है। तो यहाँ पर आपको मैं इस पाठ में बताने वाली हूँ कि हमारी भाषा में जब हम एक या अनेक के बारे में बताने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसके प्रयोग में अंतर आता है। यानी एक का बोध कराने वाले यानी एक संख्या एक के बारे में बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है, और जो अनेक का बोध कराते हैं, एक से अधिक के बारे में बताते हैं हमें, उनका रूप अलग होता है। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं कुर्सियाँ ले रही हूँ, कुर्सियाँ को यहाँ पर अनेक है, लेकिन अगर मैं एक कुर्सी की बात करूँ तो क्या बोलूंगी, कुर्सी। मैंने क्या कहा, कुर्सी, है ना, कुर्सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अनेक का बोध कराने वाले शब्द, यहाँ मैंने पहले ही दिखा दिया था, आपको बता भी दिया था। देख रहे हैं अध्यापिका एक है, श्यामपट एक है, घड़ी एक है, और बच्चे बहुत सारे, कुर्सियां बहुत सारी, पुस्तकें बहुत सारी हैं। तो अब आप समझ में पा रहे हैं कि एक या अनेक यानी संख्या, वस्तु की संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन वचन कहलाते हैं। ये वस्तु भी हो सकते हैं, व्यक्ति भी हो सकते हैं, हाँ, कोई पदार्थ भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संख्या का वचन से हमें क्या पता चलता है, संख्या का बोध होता है, संख्या के बारे में पता चलता है। हाँ, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर परिभाषा, वचन की परिभाषा क्या होगी। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। फिर से दोहराती हूँ आपके लिए, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे कुर्सी, कुर्सियां, बच्चा, बच्चे। तो यहाँ पर कुर्सी यानी एक कुर्सी, लेकिन अगर हम बहुत सी कुर्सियों के बारे में बताना चाहेंगे तब कहेंगे कुर्सियां, और एक बच्चे के बारे में बोलेंगे तो बच्चा, और अगर अनेक बच्चों के बारे में बोलेंगे तो बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब प्रश्न है वचन के भेद कितने हैं। हिंदी भाषा में वचन के दो भेद है, एक वचन, बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। तो आपको हम लोगों ने एक और अनेक के बोध के बारे में, अनेक और अनेक, एक और अनेक का बोध कराने वाले शब्दों के बारे में बताया था। तो कुछ यही बात यहाँ भी है। तो एक वचन क्या होता है? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। आपको अब समझ में आ गया? आगे भी उदाहरण दिया गया था, कुर्सी और बच्चा। आज अगर हम अपने वाक्य लिखेंगे और उसमें अगर हम एक बच्चे के बारे में बोलना चाहेंगे तो एक बच्चे पर तो हम बच्चा शब्द करेंगे कि बच्चा खेल रहा है। हाँ, कुर्सी रखी हुई है। हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कुर्सियां रखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि वह गलत हो जाएगा। वहाँ बहुत सी कुर्सियों के बारे में बात हो रही है। ठीक उसी तरह से बहुवचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक से अनेक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कुर्सियां, बच्चे आदि। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको जो वचन के जो दोनों भेद है, एक वचन और बहुवचन, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने दो चित्र आपके इस स्लाइड में रखा है। आप देख सक रहे हैं कि एक में बहुत सुंदर सी प्यारी सी मछली है और दूसरे चित्र में जो है बहुत सारी मछलियां हैं समुद्र के सुंदर तल में तैर रही हैं। तो मैंने उनके लिए वाक्यों के माध्यम से इनके बारे में कुछ बताया है। पहला वाक्य है मछली तैर रही है, दूसरा मछलियां तैर रही हैं। तो अगर मैं मछली तैर रही है तो आप सोच सकते हैं क्या होगा? एक मछली दिखाई दे रहा है चित्र में। कितनी मछली? एक मछली, है ना। और वहीं पर दूसरे वाक्य में देखिए क्या है? मछलियां तैर रही हैं। तो मछलियां क्या होगा? बहुत सी मछली है यहाँ पर, एक मछली नहीं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वाक्य में, जब हम वाक्य में एक या अनेक के बारे में बताते हैं तो सिर्फ शब्दों में परिवर्तन नहीं होता। पहले क्या था? कुर्सी, कुर्सियां, बच्चा, बच्चे, शब्दों में परिवर्तन। परंतु यहाँ पर क्या है कि वाक्यों की जो संरचना होती है, यानी वाक्य जब हम लिखते हैं उसमें भी परिवर्तन आता है। जैसे मछली तैर रही है नहीं बोल रहे हैं, मछली तैर रही है बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे वाक्य में क्या बोल रहे हैं? वो बहुवचन रूप में आ रहा है, अनेक का बोध करवा रहा है। तो वहां पे मछलियां तैर रही हैं, है ना, बिंदी का प्रयोग हुआ है, आप देख सक रहे हैं। हाँ, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप चित्रों के माध्यम से देखिए, मैंने दो छोटे से चित्र रखे हैं आपके सामने। एक में है चूहा खेल रहा है। यहाँ पर कितने चूहे हैं? एक चूहा है ना, एक चूहा। और नीचे में देखिए चूहे खेल रहे हैं। तो आप तो शब्दों के बारे में समझ गए कि चूहा, चूहे, एक एक अगर चूहा है तो चूहा, और बहुत सारे चूहा है तो चूहे, चूहा नहीं बोलेंगे। लेकिन वाक्य में अंतर देखिए, चूहा खेल रहा है, क्रिया रूप, यानी जो काम करने मतलब खेलने का काम कर रहा है ना हमारे चूहा। तो हमारा चूहा जब खेलने का काम कर रहा है तो वाक्य का रूप देखिए क्या है? रहा है, यानी खेल रहा है। इससे आपका वाक्य रूप जो है वह भी परिवर्तित होता है। चूहे खेल रहे हैं, हम लोग ये नहीं कर रहे चूहे खेल रहा है बोल रहे क्या? नहीं, ये गलत माना जाएगा। इसे वचन संबंधी अशुद्धियां कही जाएंगी, वचन से रिलेटेड जो है गलतियां कही जाएंगी। तो चूहे खेल रहे हैं और चूहा खेल रहा है। तो पहला वाला वाक्य एक वचन को प्रस्तुत कर रहा है, दूसरा वाला वाक्य बहुवचन को प्रस्तुत कर रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पर एक वचन और बहुवचन के संदर्भ में वाक्यों की संरचना में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, यह जो अवधारणा है वो आप अच्छी तरह से समझ सके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों आप इस स्लाइड में देख सक रहे हैं। इसके पहले तो हम लोगों ने वाक्य के संदर्भ में समझा कि किस प्रकार से जो वचन का परिवर्तन दिखाई देता है। पर यहाँ पर निर्जीव वस्तुओं, पदार्थों, प्राणियों की संख्या में बदलाव हो जाने से वचन बदल जाता है। हाँ, जैसे किसी चीज का नाम है या कोई पदार्थ यानी कोई वस्तु है, कोई मनुष्य या प्राणी है, तो उनकी संख्या में अगर परिवर्तन होता है तो फिर उसमें भी
क्या होता है कि वचन वाले जो शब्द है उसमें परिवर्तन दिखाई देगा। इसे कहते हैं वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। नियम, पहला नियम देखिए यहाँ पर है कि आ अंत वाले पुल्लिंग शब्दों के लिए अंत के आ का ए हो जाता है। हाँ, यानी अंत में आ का जो साउंड होगा, यानी ध्वनि जो होगी आ की, वह जो ध्वनि ए में परिवर्तित हो जाती है। तो जैसे मैं यहाँ पढ़ती हूँ, देखिए पहला बेटा बेटे। तो आप देखिए पहले जब मैं बेटा बोल रही हूँ तो अंत में आ की ध्वनि है, लेकिन जब वही परिवर्तित हो रहा है बहुवचन में तो क्या हो रहा है, बेटे यानी आ की ध्वनि के स्थान पर ए की ध्वनि हो जा रही है। तो इसी यही अंतर होगा पहले नियम के अनुसार, बेटा बेटे। इसके बाद भैंसा भैंसे, रुपया रुपए, पत्ता पत्ते, खिलौना खिलौने, दरवाजा दरवाजे, भौरा भौरे, कमरा कमरे, पौधा पौधे, मुर्गा मुर्गे, कपड़ा कपड़े, चेहरा चेहरे, बाजा बाजे, बस्ता बस्ते, पंखा पंखे, केला केले, महीना महीने, चूहा चूहे, घोंसला घोंसले, बगीचा बगीचे, मोहल्ला मोहल्ले। तो आपको उच्चारण यानी सही उच्चारण कर सके शब्दों का, इसके लिए मैंने पढ़ा और आप भी इसी तरह से उच्चारण करने का प्रयास करें। और इसके साथ साथ आपको यही कुछ जो शब्द है उनके अर्थ शायद मालूम ना हो, जैसे भावरा भावरे, यह एक तरह का क्या है, जाइंट बी कहते हैं इसको। यह मधुमक्खी की प्रजाति में ही है और ये इसे भौरा अब जो है कहा जाता है, जो फूलों का रस चूसता है। इसके बाद जो है, और तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि सबके अर्थ मालूम होंगे। इसके बाद है आपका, मैं आपको अगले नियम की तरफ बढ़ती हूँ। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम। दूसरा, आ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के बाद ए जोड़ दिया जाता है, यानी ए में चंद्र बिंदु। तो फिर से जो दोहरा देती हूँ, आ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों, यानी जितने भी शब्द है यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। हाँ, उसमें आ ध्वनि के बाद क्या ए जोड़ा जा रहा है, आ ध्वनि को हटाया नहीं जा रहा है। इसके पहले क्या था, आ ध्वनि को हटा दिया जा रहा था। तो जैसे पढ़ती हूँ, कथा कथाएं, सेना सेनाएं, शाखा शाखाएं, महिला महिलाएं, योजना योजना योजनाएं, रेखा रेखाएं। तो आप समझ सक रहे हैं कि यहाँ पर जो है आ ध्वनि के बाद कुछ हटाया नहीं गया है, बल्कि ए के ऊपर ए के ऊपर चंद्र बिंदु यानी ए जोड़ दिया जा रहा है। चलिए आगे का मैं पढ़ती हूँ, बालिका बालिकाएं, कक्षा कक्षाएं, कन्या कन्याएं, आवश्यकता आवश्यकताएं, सीमा सीमाएं, हवा हवाएं, माता माताएं, भाषा भाषाएं, कविता कविताएं, प्रार्थना प्रार्थनाएं, बाला बालाएं, पाठशाला पाठशालाएं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको सबके अर्थ मालूम होंगे। जैसे सीमा, सीमा यानी हमारा जो बॉर्डर होता है, यानी हमारा जो भारतवर्ष है उसकी जो रेखा खींची हुई है एलओसी के पास में, तो वो है सीमा रेखा यानी सीमा, हमारा बॉर्डर। इसके बाद योजना यानी मेरा यह प्लान है। हाँ, तो आपके प्लान्स, योजनाएं प्लान्स। और उसी की तरह से है शाखा और शाखाएं, यहाँ ब्रांचेस कहते हैं ना कि उस बैंक की इतनी सारी शाखाएं हैं। और इसके बाद जो है पेड़ है, तो पेड़ पर आप टहनियाँ देखिए, बहुत सारी टहनियाँ होती है, तो उन्हें भी शाखा कहा जाता है। तो चलते हैं, अगर कुछ जिज्ञासा हो तो आप अपनी अध्यापिका जी से जरूर पूछ सकते हैं। तीसरा जो है नियम, तीसरा नियम, आप तीसरे नियम में देखिए, अ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में
अ का ए हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, शब्द में एक बार पढ़ती हूँ। बात बातें, पुस्तक पुस्तकें, गाय गाये, किरण किरणें, बारात बारातें, राह राहें। तो आप देखिए, जब मैं बात, पुस्तक और गाय बोल रही हूँ तो अंत में क्या, कौन सा साउंड आ रहा है, कौन सी ध्वनि आ रही है? बात, अ की ध्वनि। तो मैंने हम लोगों ने नियम में क्या पढ़ा? अ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ का ए हो जाता है, यानी वहां पर ए की मात्रा लगी हुई है। पर ए की मात्रा में देखिए चंद्र बिंदु यहाँ है, परंतु यहाँ पर अनुस्वार यानी बिंदी लगा हुआ है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तो चंद्र बिंदु नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये बात जान ले कि ए यानी ए की मात्रा और ओ की मात्रा होने से अगर उसके बाद चंद्र बिंदु आता है तो वह बिंदी यानी अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। तो चलिए आरंभ करते हैं, आगे का पढ़ते हैं। बहन बहने, नहर नहरे, भैंस भैंसे, झील झीले, याद यादें, बाह बाहें, दुकान दुकानें, किताब किताबें, आंख आंखें, दीवार दीवारें, सड़क सड़कें, पलक पलकें। तो आप लोगों को समझ में आई होगी सभी शब्दों के अर्थ। और मैं यहाँ बता दूं, बाह बाएं यानी हमारी जो भुजाएं हैं, यानी हमारे जो हाथ है उनको बाह बाहें कहा जाता है। और नहर नहरे, तो जो खेती करने वाला जो जगह होता है जहाँ पर कि चारों तरफ पानी, नहर के माध्यम से पानी खेतों में जाता है, यानी खेतों के चारों तरफ पानी पास करता है, जो पानी जो जाता है नहरों के लिए, खेतों के लिए, ताकि फसलों की सिंचाई हो सके। इसीलिए वहां पर नहर यानी एक जगह बनाया जाता है जहां से पानी गुजरता है, उसे नहर कहते हैं। इसके बाद आपको मैं उम्मीद करूंगी सबके अर्थ मालूम होंगे। अगर कुछ जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, ये है चौथा नियम कि छोटी ई और बड़ी ई और ई अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि और एक बात और भी है यहाँ पर कि यदि अंत में ई हो तो वह ई हो जाता है, यानी बड़ी ई छोटी ई हो जाता है। जैसे नीति नीतियां, मूर्ति मूर्तियां, जाति जातियां, रीति रीतियां, त्रुटि त्रुटियां, रुचि रुचियां, डाली डालियां, नदी नदियां। तो यहाँ पर आप अंतर देखिए कि नीति और नीतियां में त में छोटी है, लेकिन वहीं बगल में नदी में देखिए बड़ी है ना। तो नीति में देखिए कुछ नहीं हुआ, या के ऊपर चंद्र बिंदु करके नीतियां बन गया है, लेकिन नदी जब बड़ी है तो वह जब परिवर्तित हो रहा है बहुवचन में या बदल रहा है, तो उसमें छोटी ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित हो गई। तो ये आप समझ सकेंगे इसको अच्छी तरह से। तो नदी नदियां, छुट्टी छुट्टियां, खिड़की खिड़कियां, मिठाई मिठाइयां, चीटी चीटियां, कली कलियां, दवाई दवाइयां, तितली तितलियां, बोली बोलियां, झोपड़ी झोपड़ियां, गलती गलतियां, रोटी रोटियां, कहानी कहानियां। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई माने कोई अर्थ है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मैं अपनी तरफ से बता दूं, जाति जातीय यानी कास्ट, बहुत से जाति, अलग अलग कास्ट के लोग हैं। अच्छा, रीति यानी तरीका, बोलते ना हमारे देश में बहुत से रीति रिवाज है, यानी बहुत सारे तरीके हैं त्योहार मनाने के। हाँ, उसके बाद रुचि रुचियाँ, ये मेरी रुचि का है, मेरे पसंद का काम है, ये मैं हाँ। और उसके बाद त्रुटि त्रुटि का मतलब गलती गलतियाँ। और इसके बाद छुट्टी छुट्टियाँ, यानी आप तो जानते हैं कि हमारी छुट्टी हो गई, चलो स्कूल से निकलते हैं, ये है छुट्टी का मतलब। और तो सब आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पांचवा पांचवा नियम, या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या को या कर दिया जाता है, यानी या को या यानी चंद्र बिंदु, या में चंद्र बिंदु लगाकर या कर दिया जाता है। जैसे गुड़िया गुड़िया, बिटिया बिटिया, लुटिया लुटिया, चूहिया चूहिया, बढ़िया बुढ़िया बुढ़िया, खटिया खटिया। तो आप अंतर समझ में आ रहा है कि चंद्र बिंदु सिर्फ लग जाने से यह अंतर
हो गया। अब छठा नियम देखिए, बड़ा ऊ यानी उ ऊ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऊ को उ में बदल कर ए जोड़ दिया जाता है। यानी बड़ा ऊ को छोटा ऊ में बदला जाता है और उसमें ए पर चंद्र बिंदु ए जोड़ दिया जाता है। बहू बहुएं, बधू बधुएं, तराजू तराजुएं। बहू किसको बोलते हैं? यानी सास अगर होती है तो उनके बेटे की पत्नी को क्या कहते हैं? बहू। और इसके साथ साथ बधू यानी दुल्हन को बधू कहते हैं और बधुएं, ये तो आप समझ गए। तराजू यानी जिस पर तौल तौल कर बनिया जो है हमें सामान देता है, या सब्जी वाला हमें सामान देता है 1 किलो 2 किलो, तो वह तौलने वाला जो औजार है, तौलने वाली जो वस्तु है, उसे कहते हैं तराजू। चले आगे बढ़े। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है बहुवचन और एकवचन के संदर्भ में, कि आदर देने के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग होता है। अब आप पूछेंगे अध्यापिका जी ऐसा क्या कहना है, क्यों आदर देने के लिए बहुवचन का क्या मतलब है? यानी हम अपने परिवार में जो बड़े होते हैं उनको जब आदर देना होता है तो हमारा जो वाक्य का रूप होता है वो बहुवचन में होता है। जैसे पिताजी खाना खा रहे हैं, हम कभी नहीं कहेंगे पिताजी खाना खा रहा है। हाँ, उसी तरह से नेताजी सुभाष चंद्र भाषण दे रहे हैं, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या है, हमारे लिए आदरणीय और माननीय है, तो उनके लिए भी हम बहुवचन रूप का प्रयोग करेंगे। तो आप समझ गए हैं कि आप जब कभी भी अपने परिवार में कोई बड़े हों तो उनके लिए बहुवचन रूपी वाक्य का प्रयोग करें, यह आदर का भाव प्रस्तुत करता है। आगे बढ़े। संबंध बताने वाले शब्द दोनों वचनों में प्राय एक से रहते हैं, चाहे वह एक वचन हो चाहे वह बहुवचन हो। आप समझ सक रहे हैं कि जैसे चाचा, मामा, दादा, नाना, अब ये जो है इनका कोई भी बहुवचन रूप नहीं है। इन्हें हमें चाचा को चाचा ही कहा जाएगा, चाचे नहीं कहेंगे, मामा मामे नहीं कहेंगे। ठीक है। और जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ, ई, उ स्वर आते हैं वे शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। जैसे मैंने एक चाकू खरीदा, एक वचन, चाकू एक चाकू है था ना, एक का मतलब एक वचन। लेकिन वहीं पर अगर हम बोल रहे हैं मैंने 3 चाकू खरीदे, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? 3 चाकू। तो यहाँ पर चाकू ही लिखा जा रहा है, चाकू चाकू वे चाकू या ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जा रहा, चाकू ही लिखा जा रहा था। ऐसे कुछ शब्द है जो हमेशा चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, उनका रूप एक ही होता है, परंतु ऐसे वाक्यों में क्रिया शब्दों से एक वचन और बहुवचन की पहचान होती है। ठीक है, तो चले आगे बढ़े। नित्य बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर, प्राण, आशु, बाल, तो ये जो शब्द है यानी जिन चीजों के नाम है इनका हमेशा प्रयोग बहुवचन में ही होता है। तो चले आगे बढ़े। तो हमारा वचन से संबंधित जो मेरा प्रयास था आप लोगों को वचन समझाने के पीछे, एक वचन बहुवचन उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण नियम और बातें उनके भेदों से जुड़े हुए, तो ये सभी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब एक छोटा सा प्रयास है रचनात्मक कार्य यानी लैंग्वेज एक्टिविटी का। तो इसमें आपको एक नया चीज सीखने को मिलेगा। वैसे तो आप लोगों ने अपनी पुरानी कक्षाओं में कहानी सुनना सुनाना यह सब सीखा है, जाना है, पर आज हम लोग कहानी लेखन के प्रति थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। चलिए देखते हैं। कहानी लेखन, सबसे बड़ी बात बता दें कि अगर आप कहानी लिखने के लिए कोई भी अगर विषय चुनते हैं तो वह विषय कहीं से भी हो सकता है, धरती से आकाश तक पूरे ब्रह्मांड में कोने में कहीं का भी यह कहानी आपका विषय बन सकता है। चाहे आप मंदिरों के बारे में लिखें, चाहे मस्जिद के बारे में लिखें, चाहे आप जानवरों के बारे में लिखें, चाहे इंसान के बारे में, चाहे देवी देवता के बारे में, चाहे इतिहास के पन्नों में बिखरी हुई बहुत सी गाथाओं के बारे में, चाहे आने वाले भविष्य में समययान के बारे में, तो आप चाहे अंतरिक्ष के आकाश गंगा के एक एक कोने से जुड़ी अपनी कल्पना को कहानी का रूप देकर लिख सकते हैं। तो पाताल की गहराइयों में रहने वाली जो रहस्यमयी बातें हैं उनको भी कल्पना में पिरोकर प्रस्तुत कर सकते हैं।
तो यह आपकी बहुत बड़ी खासियत है। कहानी लेखन की जो कला है वह वह जो है बहुत ही मजेदार है, रोचक है, और इसके कारण ही आज हम लोग बहुत कुछ ज्ञान भी, बहुत ज्यादा ज्ञान भी प्राप्त कर पाते हैं। तो आगे चले। वैसे तो आप लोग कहानियों की दुनिया से परिचित हैं, बचपन से ही दादी नानी की कहानियां सुनते आए हैं, माँ के मुख से कहानी सुनते आए हैं, और उन्हीं की गोद में कहानी सुनते सुनते सो जाते थे। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ किताबों के नाम दिए हैं जो आप लोगों ने पढ़े हैं। हिंदी बाल कहानियां, अकबर बीरबल की कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां, फिर क्या है, नैतिक कहानियां, नानी की कहानी। तो कहानियों की पुस्तकों के नाम तो आपने जाने, परंतु इनको जो पुस्तकें लिखी गई हैं, इसमें बहुत सी बातों को ध्यान में रखा जाता है, तभी एक कहानीकार अच्छी कहानी लिख पाता है। तो मैं आप लोगों को कहानी लेखन की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से परिचित करवाऊंगी। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप ध्यान से देखें कि कहानी को रोचक ढंग से आरंभ किया जाए। यानी आप जब कहानी लिखें तो प्रयास करें कि अच्छे तरीके से, बहुत एक रोचक माने इंटरेस्टिंग वे में, यानी इंटरेस्टिंग वे में आप कहानी को लिखें। कहानी की भाषा सरल और सरस होनी चाहिए। अब मान लीजिए आप एक बच्चे के लिए कहानी लिख रहे हैं और वहां पर आपने जो अपने भारी भरकम बहुत कठिन शब्दों को रख दिया, तो छोटा बच्चा तो नहीं समझ पाएगा ना उसके अर्थ को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कहानी किस वर्ष के लोग बच्चे, हाँ, पढ़ने वाले हैं, उनके आधार पर आपको कहानी में भाषा का रूप रखना है। कहानी का क्रम नहीं टूटना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि आप जो है कहानी का जो क्रम है, यानी कहानी आप बचपन से लेकर आप एक व्यक्ति के बूढ़े होने तक के उसके बारे में जानकारी लिख रहे हैं, या तो बचपन में वो कैसा था, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ तो कैसा, हाँ, जवानी में कैसा। तो आप ऐसा नहीं कि एक बार में उसका बचपन का वर्णन किए फिर सीधा उसको ले गए बुढ़ापे में, फिर आप उसके जवानी में लेकर आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो जो आपका कहानी पढ़ रहा है वह क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, यानी वह क्या है, भ्रमित हो जाएगा। वो समझ नहीं पाएगा कि कहानी में कही क्या जा रही है। तो क्रम से लिखना चाहिए, घटना को सिलसिलेवार तरीके से प्रस्तुत करना का प्रयास करना चाहिए। कहानी सीख से भरी होनी चाहिए, कहानी निरुद्देश नहीं होनी चाहिए। कहानी में एक सीख होनी चाहिए, जो सामने वाला जब पढ़ता है कहानी को, पढ़कर वह कुछ नैतिक बातें, कोई मूल्य परक बातें, कोई वैचारिक बातों को ग्रहण कर सके। इसके साथ कहानी विषय के अनुसार होना चाहिए, यानी आप जिस विषय पर को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप प्रदूषण के बारे में कहानी में जागरूकता लाना चाहते हैं, प्रदूषण की समस्या को दिखाना चाहते हैं, तो वो विषय वहां पर स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा कहानी लिखने से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। अब है आज की कक्षा की मुख्य बिंदुओं पर चर्चा। आज हम लोगों ने जो पढ़ा है वीडियो में, तो उसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा कर लूं यहाँ पर, कि वस्तु की संख्या का बोध करवाने वाले सब वचन कहलाते हैं। हिंदी भाषा में वचन के दो भेद है, एक वचन, बहुवचन। निर्जीव वस्तुओं, पदार्थों, प्राणियों की संख्या में बदलाव हो जाने से वचन बदल जाता है, जिसे वचन परिवर्तन कहते हैं, यानी एक के अनेक हो जाता है। आदर देने के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग होता है। संबंध बताने वाले शब्द दोनों वचनों में प्राय एक से रहते हैं, और क्रिया शब्दों से एक वचन और बहुवचन की पहचान होती है। तो उम्मीद है कि विद्यार्थी सब समझ रहे होंगे। अब कुछ भी पूछना हो आप अध्यापिका जी से पूछ सकते हैं। सामने लर्निंग आउटकम है, आप देख सक रहे हैं। तो शब्दों के एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्द को वचन कहा जाता है, और वचन के भेदों को जानने में विद्यार्थी सक्षम हुए, वचन के नियमों को जानने में सक्षम हुए, विद्यार्थी वचन आधारित प्रश्नों के प्रारूप को समझने में सक्षम हुए, कहानी लेखन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने में, कहानी लेखन की भाषा शैली को जानने में, और कहानी को लिखित रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम हुए। तो चलिए, यहीं तक रहा हमारा आज का वीडियो। अब हम स्वस्थ रहें, अपना ध्यान दें, और अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए क्या, तब तक के लिए अलविदा।